कर्मियों का प्रोन्नयन के संबंध में आरक्षित पदों पर बैकलॉग के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति शीघ्र किया जाए, इसके संबंध में विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, इसके संबंध में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को शीतकालीन वर्दी 10 वर्ष से बाधित को शीघ्र उपलब्ध कराने के संबंध में, और जो ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के समान इस विश्वविद्यालय में भी NGO से जो के माध्यम से जो कार्यरत कर्मी है उसको स्वयं वेतन भुगतान के संबंध में असामाजिक तत्व से विश्वविद्यालय परिसर को भयमुक्त करने एवं श्यामाबाद को अतिक्रमण मुक्त करने वाले भूतपूर्व पदाधिकारी को बिना जांच प्रतिवेदन प्राप्त किए पद से हटाए जाने संबंधी आदेश को निरस्त करने के संबंध में कर्मचारी आवास परिसर में प्रस्तावित आदेशित आवास मरम्मत शीघ्र कराया जाए, इस संबंध में शिक्षा शास्त्र विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता भुगतान किया जाए, इस संबंध में शोषित पीड़ित कर्मचारी मंच के लिए विश्वविद्यालय में शीघ्र कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। अभी तक नहीं कराया गया है, बार बार उसके संबंध में कहा जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, लेकिन जब रजिस्ट्रेट संस्था है तो उसको एक कार्यालय यहाँ पर NGO चल रहा है, वो NGO को जो है तो उसमें सामान नहीं दिया जा रहा है, समय पर उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी सब संबंध में हम लोग कई को बार कुलपति को लिखित दिए हैं, मौखिक भी जाके निवेदन किए हैं, लेकिन समझौता भी हम लोगों से किए, 11 सूत्री मांग को मान लिए थे और लिखित समझौता भी हम लोगों के साथ किए, लेकिन 5 महीना हो गया, अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। इसलिए विवश होकर हम लोगों को धरना के सिवा तो कोई उपाय नहीं गया है। कर्मचारी को मात्र धरना ही एक सहारा है, तो इसीलिए हम लोग इस पर देते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? श्रीदेव मंडल शोषित कर्मचारी मंच के अध्यक्ष।
आते हुए, लेकिन यहाँ के बारे में काफी जानकारी हमको मिला। जब विद्यार्थी थे उस समय बिहार की इतिहास कुछ जरूर नहीं थी और मिथिलांचल के बारे में भी थोड़ा मोड़ा जानकारी जरूर था, लेकिन यहाँ आने के बाद काफी जानकारी हमें मिला
जी, उत्मेश कुमार जी, अर्जुन सानी जी, सुनील सिंह जी, अशोक यादव जी, गोपाल जी ठाकुर, रामनिवास प्रसाद जी, ऋषिलाल यादव जी, हरीश सानी जी, गौरी पासवान महापौर महोदय। सूची बड़ी लंबी है, तो मैं समझता हूँ सभी महानुभावों को एक साथ ही नमन करते हुए बंधु भाई और बहन, आज वास्तव में मिथिला की धरती पे आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी आते हुए मैं हरा ही तालाब कभी भी देख रहा था, बहुत ही सुंदर लगा मुझे तालाब। मैंने संजय भाई को पूछा कि अरे इतना अच्छा सुंदर तालाब है, यहाँ पे कुछ करते क्यों नहीं हो? बोले आपने तो ये एक ही तालाब देखा, हमारे यहाँ तो 20-30 तालाब है। तीन बड़े प्रमुख तालाब है, हराई, दिल्ली, गंगा सागर, एक से बढ़ के एक बड़ा तालाब। मैंने पूछा पर्यटकों के लिए क्या कर रहे हो? बोले क्या करें, कुछ नहीं है, यहाँ पे सरकार को बोल बोल के थक गया कि कुछ पर्यटन का यहाँ पे सहूलतें प्रदान करी जाए। मैंने उनको कहा कि मैं चाहते ही अपनी जो कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जो हजारों करोड़ रुपए राज्य सरकार को देती है यहाँ पे विद्युतीकरण का काम करने के लिए, विद्युतीकरण में सुधार लाने के लिए, मैंने उनको कहा है कि REC द्वारा यहाँ पे तालाब में पर्यटन का काम शुरू करने के लिए आपकी नगर निगम को महापौर जी क्या है, महापौर जी आप जरा तुरंत एक प्रस्ताव भेजिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, और उनकी सहायता से आप यहाँ पे पर्यटन का काम शुरू करिए जल्द से जल्द, जिससे यहाँ के सभी भाई बहनों को शाम के समय अगर तालाब में नाव में घूमना हो, और वो भी नाव डीजल की नाव नहीं, ई नाव यहाँ पे लगवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक नाव, जिससे प्रदूषण भी नहीं हो दरभंगा में, और लोगों को शाम को वैसे आज सुबह आने के पहले मैं अधिकारियों से पूरा ब्यौरा लेना था क्या क्या काम हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार से पहले का और अभी का मिला के 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक आर्थिक सहायता मंजूरी, मंत्रियों की जो कॉन्फ्रेंस की गई, और एक्सीएम ने 4 कॉन्फ्रेंसेस की है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद। पहली पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की गई, दूसरी गुवाहाटी में, तीसरी कोची में। दिल्ली, गुवाहाटी, कोची, और अभी अभी पिछले हफ्ते गोवा में सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ, सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ एक विस्तार से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर घर को 24 घंटे बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले, अच्छी बिजली मिले, इस सपने को साकार करने के लिए जो केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, उसका पूरा रिव्यू हमने गोवा में किया, और आज सुबह मैंने दरभंगा में किया। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि इस केंद्र सरकार की निगरानी के कारण, इस लगातार दबाव बनाने के कारण अब पूरे देश में हर घर तक हम बिजली 2022 में 2019 तक ही पहुंचा देंगे, जिससे दरभंगा का एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा, गरीब हो अमीर हो, हर घर तक बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर इस काम का कल्पना की गई है। इस काम को तेजी से प्रगति में लगाया गया है। और मैं आज ही सुबह अधिकारियों को कह रहा था कि जो बाकी गांव बचे हैं जहाँ विद्युतीकरण नहीं पहुंचा, उन्होंने मुझे कहा जून तक पहुंचा दें। मंगल पांडे जी थे मेरे साथ, जब उन्होंने टारगेट दिया कि जून तक बाकी गांव में बिजली पहुंचाएंगे, तो मैंने आज उनको कहा कि हमें जरा भी मंजूर नहीं है। हमने तय किया है दिसंबर तक अधिकांश गांव, और अगर कुछ रह जाते हैं खासतौर पर और खड़े जंगलों के गांव, तो मार्च तक हर गांव तक बिजली पहुंच
हम उसको लगातार दबाव बनाए रखेंगे, लगातार इसका मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे बिहार में एक भी गांव ना बचे जहाँ पे बिजली नहीं पहुंचे। मार्च 2017 अगले 9 महीने जितने मसले टोले खानी दूर दराजे के इलाकों में है, गाँव में तो बिजली पहुंचा देंगे, पर आगे मसले टोली खानी तक जब नहीं पहुंचे तो घरों तक कैसे पहुंचेगा। तो हमने अधिकारियों को समय सीमा दी है कि बिहार में जो 1 करोड़ से भी अधिक अभी तक घर है जिनमें बिजली नहीं पहुंची, जिनको एक सामान्य सुविधा विद्युतीकरण की नहीं मिली है, उनको 2018 तक हर घर को बिजली से जोड़ने का जो काम केंद्र सरकार ने दिया है और जिसके लिए हजारों करोड़ की राशि राज्य सरकार लाई गई, बाकी इलाकों से बेहतर है। तो मैंने आज निर्देश दिया है अधिकारियों को कि दरभंगा में क्यों 18, उन्होंने मुझे बताया कि एवरेज ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली मिलती है। मैंने उन्हें कहा है कि जो इलाका ईमानदारी से अपना बिल पे करते हैं, जिस इलाके में चोरी और जिस इलाके में लॉस कम होता है, उसको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। आज मैंने आदेश दिया कि दरभंगा अगर लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लोग बिल पे कर रहे हैं, तो पहले दरभंगा को 24 घंटे बिजली दीजिए। इससे बाकी राज्यों में भी लोग देखेंगे कि ईमानदारी के फलस्वरूप दरभंगा को 24 घंटे बिजली मिली है, ग्रामीण इलाकों में भी। उससे बाकी इलाकों के लोगों को भी प्रोत्साहन होगा कि वो भी ईमानदारी से अपना बिल भुगतान करें। और भाइयों और बहनों, मैंने ये कई बार कहा है, चोरी कोई गरीब आदमी नहीं करता, गरीब की जिम्मेदारी नहीं है जिसकी वजह से ये चोरी होती है। अधिकांश चोरी, अधिकांश बिल ना भरने का काम बड़े लोग करते हैं। वो ये गलत फहमी में ना रहे कि मेरे देश के गरीबों की वजह से ये बिजली की व्यवस्था इतनी बिगड़ी है। आखिर जिस आदमी का बिल 100 रुपये 200 रुपये आता है, वो क्या तो चोरी करेगा बिजली की, और क्या लाइनमैन को रिश्वत देगा। चोरी गरीब नहीं करते, चोरी तो वो आदमी करते हैं जिसका बिल 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, उनकी चोरी में अधिकारी शामिल होते हैं, उनकी चोरी की वजह से व्यवस्था बिगड़ती है। मुझे अधिकारियों ने विश्वास दिलाया है कि अगले 3 वर्षों में बिहार में जो आज लगभग 40-45% बिजली का लॉसेस होते हैं, इसको घटा के वो 15% से नीचे है। और उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय के तहत हम इसको बहुत निगरानी कर रहे हैं, इसके लिए सहायता भी दे रहे हैं राज्य सरकार को। किसानों को आज यहाँ पे बिजली नहीं मिलती है, मुझे आज बताया गया मात्र 3-4% बिजली किसानों को लाभ होती है, किसानों को लाभ होती है। मैंने पूछा बाकी किसान कैसे चलाते हैं, बताया गया कि उनको डीजल जनरेटर पे अपना पंप चलाना है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, केंद्र सरकार ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से योजना बनाई है बिहार के लिए, जिससे अलग लाइन बनेगी और अलग लाइन से बिजली दी जाएगी किसानों को, जिससे। और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव और आजम खान की समाजवादी पार्टी दोनों पूरी तरीके से विफल रहे हैं जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने। यूपी चुनाव में मुद्दा राम मंदिर का रहेगा साथ में। राम मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। आज कल वो न्यायालय के सामने वो मुद्दा चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है न्यायालय न्याय करेगा और अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर जरूर बनेगा। साक्षी महाराज ने भी एक टिप्पणी किया था कि 2017 तक बन ही जाएगा मंदिर, इस पर क्या है? अगर न्यायालय जल्दी फैसला ले ले तो मैं उम्मीद करूंगा कि साक्षी महाराज की भी बात सही है। मंत्री जी, बिजली की दरें आपने कम की हैं केंद्र सरकार ने, लेकिन जनता को लग रहा है कि पूरा फायदा नहीं, बीच की कंपनियां बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। ऐसा है कि केंद्र सरकार तो पर्याप्त बिजली उपलब्ध करा सकती है। हम पैसा भी हजारों करोड़ रुपए देते हैं राज्य सरकारों को कि वो अपने विद्युतीकरण का जो ढांचा है
उसको सुधार करें। आज ही मैं रिव्यू करके आया हूँ, बड़ी डिटेल रिव्यू हुई है बिहार के काम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 के पहले 10 वर्ष के काम की गति क्या थी और काम कैसा था, और मोदी जी की सरकार आने के बाद कैसे काम तेजी से बढ़ गया। क्योंकि मोदी सरकार ने निगरानी की, लोगों को अकाउंटेबल ठहराया, लोगों को जिम्मेदारी बांटी, जिम्मेदारी के तहत निगरानी की, निगरानी से काम घर में बिजली मिली, उद्योग पनपे, किसानों को पर्याप्त बिजली मिली। ये लक्ष्य मेरी कोशिश है 2022 के बदले में 2019 तक ही पूरा। सस्ती बिजली कब मिलेगी? देखिए, केंद्र सरकार तो बिजली उपलब्ध, अगर राज्य सरकार इस पे सख्ती करे और लॉसेस को 15% पे ले आए, जो केंद्र सरकार ने उनको इसके लिए पूरी मदद की है, फीडर सेपरेशन से किसानों को पर्याप्त बिजली दे, जिसके लिए हमने 6000 करोड़ की योजना मंजूर की है केंद्र सरकार ने। इस प्रकार से अगर राज्य सरकार हमारी एक